हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो है आपका सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके पीवाई के क्वेश्चन जो भी हैं IBPS CFO के एग्जाम में आए हुए उनको कवर करेंगे। तो पीवाई को समझने की इसको भूल मत करना, हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी सीरीज मैंने कराई है अभी तक, एग्रोनॉमी के 5 पार्ट, एनिमल हस्बेंड्री के 3 पार्ट, आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं बाकी कॉन्सेप्ट भी इसके साथ ही कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। और इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका प्लांट न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन सॉइल के बारे में पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टेबल मैंने कुछ ऐड किए आपको पता चलेगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और फर्स्ट क्लास है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके रिवीजन होने वाली है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो पूरी क्लास को देखना। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो पीडीएफ को मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास के बाद मैं वहाँ पे इसको डाल दूंगा। ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो वगैरह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। विच among the following nutrient deficiency symptoms is major veins remain green and top veins become short and slender and chlorosis on the new leaf? क्या बात है। तो ये देखो दोस्तों, मैं पहले आपको बताता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सॉइल साइंस पढ़ा होगा, पीवाईक्यू देखा होगा, तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादातर आते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आने हैं वहाँ से, समझ गए। तो उसको बहुत अच्छे से करके जाना। न्यूट्रिएंट कितने टाइप के हैं? ठीक है। न्यूट्रिएंट को एलिमेंट वगैरह के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उनका बाकायदे से डिसऑर्डर वगैरह चेक पढ़ लेना। और क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। डिफिशिएंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर, ये भी ये टेबल उसका हमने बना के दे दिए, वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 हिंट है क्वेश्चन में जिसके थ्रू आप आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्लोरोसिस ऑन न्यू लीफ। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मेजर वीन्स रिमेन ग्रीन। अब वीन्स तो पता है ना, वीन्स क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, पत्ता है। एक मिनट, अच्छा वाला पत्ता बनाते हैं। ये है हमारा लीफ। ठीक है, पत्ता बन गया। अब इसमें कौन सी मेजर वीन्स है? ये हमारे मेजर वीन्स जा रही हैं। ठीक है। उसके नसें समझ लो भैया, नसें। ये है नसें उसकी, ये मोटी नस है और ये वाली पतली नस है। ठीक है, ये वाली पतली नस है। तो यही बोल रहे हैं कि भैया मेजर वीन्स रिमेन ग्रीन, जो मोटी नसें हैं इसकी थोड़ी सी हरी हैं, वो हरी हरी हैं। क्लोरोसिस ऑन लीव लीफ, तो 2 हिंट है हमारे पास। अगर आपको यही सिर्फ पता होगा क्लोरोसिस ऑन लीव लीफ किसकी वजह से होता है, तब पर भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, विंस समझ गए। हमारी मेजर विंस, जो हमारी मोटी लाइनें जा रही हैं आपको दिख रही हैं, मोटी मोटी नसें आपकी, ये आपकी मेजर विंस हैं, मेन विंस हैं। ठीक है। और पतली पतली चीज़ ये आपको दिख रही हैं, इसके बीच में से निकली हैं, तो ये आपकी पतली नस यानी कि माइनर विंस। ठीक है, वो मेंस विन थी, ये माइनर थी। समझ गए। तो नए पत्ते पे क्लोरोसिस चेक करना हुआ। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमको पता है कि भैया इसमें कुछ एलिमेंट जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल साबित होते हैं। अगर हमको चेक करना तो पहले चेक करेंगे वीन्स ग्रीन है कि नहीं है। ठीक है। तो पहला है कि वीन्स रिमेन ग्रीन। अभी हमने बात किया वीन्स क्या होता है, पता है नहीं, इतना इतना तो आइडिया लग गया। और इसमें क्या है कि भैया वीन्स जो हैं रिमेन येलो। तो 2 हैं यहाँ पे, अब इन दोनों में समझना है। अब देखो, जब वीन्स रिमेन ग्रीन हो जाती हैं उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो जब केवल और केवल मेन ग्रीन्स, सॉरी मेन वीन्स हरी रह जाए आपकी, जो हमारी मेन वीन्स थी ना, जो पत्ते में मोटी मोटी नसें थी, सिर्फ वही ग्रीन हो, बाकी का पार्ट पीला पड़ जाए। ये किसकी वजह से होता है? ये आयरन की वजह से होता है, Fe। ओनली मेन वीन्स रिमेन ग्रीन। ठीक है। अगर नए लिप पे क्लोरोसिस चेक कर रहे हैं और इसमें जो आपका केस है वीन्स रिमेन ग्रीन, जो हमारे नसें हैं पत्तों की, वो अगर वो हरी रह जा रही हैं, बाकी पत्ते में पीलापन आ रहा है, इसमें भी आपके 2 केसेस हैं। सिर्फ अगर आपकी मेन वीन्स रिमेन ग्रीन,
अगर मोटी नसें ही सिर्फ पीली हरी हैं, बाकी पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आपका वहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी होगी। समझ गए? अगर वहाँ पे मेन तो ग्रीन है प्लस माइनर या फिर स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर वीन्स जो हैं वो ग्रीन रह जाएं और बाकी पत्ते पीले पड़ जाएं, तो यहाँ पे किसकी डिफिशियंसी हो रही है? मैग्नीज की। ठीक है, समझ गए? और भैया अकेले पड़े हैं, देखो वीन्स रिमेन येलो, वीन्स जो हैं येलो पड़ गए हैं, बाकी पत्ते हरे हैं, तो किसका कारण है भैया? यहाँ पे सल्फर का। तो ये मेन हैं जो कि आपको नए पत्ते पे देखने को मिलते हैं। अब इनका नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है भाई साहब, क्यों ये लोग पीलापन क्यों दिखा रहे हैं, पत्तों में डिफिशियंसी आ रही है, क्लोरोसिस वगैरह क्यों आ रही है? क्योंकि इतने ज़्यादा आलसी लोग हैं, जहाँ जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लांट को आपने आपने दे दिया इसको, तो प्लांट में जहाँ जिस पत्ते में जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे, कहीं मूव नहीं करते हैं, तो यानी कि इमोबाइल होते हैं। ठीक है, ये प्लांट में इमोबाइल होते हैं, इसीलिए ये क्लोरोसिस वगैरह नए पत्तों पे शो करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर इमेज आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो क्लोरोसिस हो रही है, नए पत्तों की बात हो रही है। क्लोरोसिस में हम लोग देखा कि वीन्स रिमेन ग्रीन, हमारे जो वीन्स हैं, जो नसें हैं पत्तों की, अगर मोटी नसें, केवल मोटी नसें हरी हरी पड़ रही हैं, बाकी चीज़ें पीली दिखा रही हैं आपको ना, सिर्फ मेन वीन आपको ग्रीन दिख रही होगी, बाकी पत्तों में पीलापन दिख रहा होगा, तो ये आपका आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोसिस हो रही है। ठीक है, अगर वहीं मैग्नीज रोल प्ले करेगा, तो देखो यहाँ पे माइनर भी, सॉरी मेन बीन्स भी ग्रीन है और माइनर भी ग्रीन है, दिख रहा है आपको, और कोने कोने आपको क्लोरोसिस दिख रही होगी, पीलापन दिख रहा होगा, तो ये आपके ये मैग्नीज है। ठीक है, और वीन्स रिमेन येलो, तो वीन्स जो हैं येलो हैं, बाकी पत्ते हरे हैं, तो यहाँ पे कौन शो कर रहा है अपनी डिफिशियंसी? सल्फर। ठीक है, सल्फर के थ्रू क्लोरोसिस हो रही है, तो ये आपके सिम्टम्स शो करते हैं। ओनली वीन्स आर येलो, रिमेनिंग पार्ट आर ग्रीन। समझ गए? ये इमेज दिखा के आपको समझा दिया हमने। तो हमने ये भी कंडीशन आपको बता दी। तो अब बताओ आप क्या पूछ रहे हैं? मेजर वीन्स रिमेन ग्रीन, तो मेजर वीन्स रिमेन ग्रीन किस में हो रही है? आयरन की डिफिशियंसी में। तो आंसर क्या होगा भैया? आयरन। आंसर नंबर वन का, सॉरी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरोसिस तो तीनों शो करते हैं, एमएन मैग्नीज आयरन सल्फर तीनों शो कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या बोला कि मेजर वीन्स जो है ग्रीन रह जाती है, टॉप वीन्स बिकम शॉर्ट एंड स्लेंडर, ये सारे कंडीशन भी आयरन की डिफिशियंसी में आते हैं। अगर आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे उससे फंक्शन वगैरह के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में, तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं धीरे धीरे। समझ गए क्वेश्चन नंबर वन? आंसर समझ गया? हाँ, ये चीज़ें थी, थोड़ा समझाना था मुझे, कैसे अगर आप न्यूट्रिएंट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं प्लांट में, तो कैसे वो हर एक पत्तों के पास पहुंचता है, और कुछ जो है एलिमेंट मूव नहीं कर पाते हैं प्लांट में, कुछ एलिमेंट मूव कर जाते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा समझाना था। अब देखो हमने न्यूट्रिएंट वगैरह दे दिया, एनपीके दे दो आप। ठीक है, एनपीके दे दिया हमने। ठीक है, तो एनपीके का डोज जो है हमने सॉइल में दे दिया। अब रूट्स जो है सॉइल में है प्लांट के, अब क्या करेंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ये सॉइल से प्लांट की तरफ उसके तनों से क्या होगा? ट्रांसलोकेट होगा। सेकंड जो यहाँ पे हो रही है फंक्शंस, वो आपका ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या करेगा, पहले यहाँ मिट्टी में से जाएगा, रूट में से इसके तनों में। ठीक है, देखेगा भाई कहाँ पे ज़रूरत है, अगर यहाँ पे कोई कमी है तो यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ऐसे ही हर जगह चेक करेगा, हर जगह जाएगा कि भाई देखो कहाँ पे कमी है, उसको पहुँचाओ, उसको ठीक ठाक करो। ये हर एक न्यूट्रिएंट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि शुरुआत में ही बैठ जाते हैं, यहीं जाके बैठ जाएंगे। कुछ न्यूट्रिएंट तो यहाँ पे झांकने भी नहीं आएंगे, सीधा भाग जाएंगे सर पे उसके। तो इस तरीके से काम करता है न्यूट्रिएंट के जो है ट्रांसलोकेशन। समझ गए? तो हमने क्या किया कि भैया इसमें जो भी अपना डोज वगैरह देना था सॉइल में दे दिया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर धीरे धीरे रूट के थ्रू, उसके तनों के थ्रू ट्रांसलोकेशन होगा। तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन तो हो गया, तो क्या प्लांट जो हम लोग न्यूट्रिएंट दे रहे हैं सॉइल में, ठीक है, वो क्या है आपका इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में है, तो क्या वो उस तरीके से ऑब्जॉर्व कर पाएगा क्या प्लांट? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेगा वो, उसको कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, इनऑर्गेनिक
फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है आपका एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेट होने के बाद जो जिस फॉर्म में हम लोग न्यूट्रिएंट दिए हैं उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए कि जब हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह आप सप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं जो कि भैया यहाँ पे चलायमान होते हैं, काफ़ी इजीली मूव कर जाते हैं पूरे प्लांट में, और कुछ एलिमेंट क्या होते हैं मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लो कि भैया आपके 21 टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है। टोटल कितने हैं 21, और जिसमें से डायरेक्ट 17 ही रोल प्ले करते हैं, यानी कि 17 ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो बचे 4 हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं प्लांट में, यानी कि ये पहले से भी मौजूद हो सकते हैं सॉइल में। ठीक है। टोटल मिला के 21 है जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट में है, 17 जो है मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, और 4 जो है इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं 21, उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, एक पहाड़ा की तरह रट लो अच्छे से। और उनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, उनको भी याद रखना है कौन कौन से बेसिक में है, कौन कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं, कौन सा माइक्रो में है, कौन सा माइक्रो में है, कौन सा प्राइमरी माइक्रो में है, कौन सा सेकेंडरी माइक्रो में, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन से एलिमेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी कि मोबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट में। ठीक है। हाई मोबाइल हाई मोबाइल इन प्लांट कौन कौन से भैया, आपके एन पी के। तो ये मेन 3 आपके एलिमेंट हैं जो कि हाई मोबाइल होते हैं प्लांट में। ठीक है। तो एनपीके क्या है कि हाई मोबाइल है, तो अगर कोई इतना ज़्यादा मोबिलिटी दिखा रहा है तो क्या एक जगह टिकेगा वो? तो शुरुआत में पत्तों पे रहेंगे ये स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये भाग जाते हैं ऊपर वाले पत्तों में। ठीक है। इसीलिए इनकी डिफिशियंसी ज़्यादातर ओल्डर लीव्स में शो होती है, जो पहले पत्ते निकले होते हैं पहले तो यहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम के लिए, बाद में ऊपर भाग जाते हैं किसी पत्तों में। इसीलिए जो भी क्लोरोसिस नाइक्रोसिस और आपका डिस्कलरेशन वगैरह देखने को मिलता है वो लोअर लीव्स पे दिखता है। ठीक है। इनकी डिफिशियंसी मेजर आपके लोअर लीव्स पे दिखेगी, क्योंकि ये चलायमान होते हैं, भाग जाते हैं कहीं और, नीचे वाले पत्तों पे ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं रहते हैं। और हम बात करते हैं मॉडरेटली मोबाइल, मतलब कुछ हद तक ये मूव कर पाता है, उतना उतना तेजी से मूवमेंट नहीं करेगा जितना एनपीके। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है आपका, जिंक। तो ये एलिमेंट का याद रखना नाम। और इसमें आता है लेस मोबाइल। ठीक है। लेस मोबाइल में बहुत सारे हैं, और एक आता है इमोबाइल। इमोबाइल में तो आपका कैल्शियम और बोरान है, इसका पहले समझ लेते हैं। कैल्शियम और बोरान इनको देते ही आप चढ़ जाएंगे ये प्लांट के टिप पे। तो ये टिप पे होता है ना, बर्ड्स होते हैं आपके प्लांट के, तो प्लांट का टिप जो होता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई डिफिशियंसी वगैरह शो हो रही है तो मतलब इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि भैया इनका काम था जाओ आराम से ऊपर बैठो, लेकिन ये लोग क्या किए, वहाँ से भाग गए या फिर पहुँचे नहीं पाए। तो अगर वहाँ पे कोई डिफिशियंसी शो हो रही है तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ अपना सिम्टम शो करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाकी बचे जितने कितने बचे हैं। आपका सल्फर बचा है, क्लोरीन बचा है, आयरन बचा है, जिंक आपका हो गया है, और क्या बचा है, कॉपर, मैग्नीज, और आपका मॉलिब्डेनम। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो कि प्लांट में लेस मोबाइल के कैटेगरीज में आते हैं। तो ये मैं आपको बॉक्स बना देता हूँ भाई साहब, इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना। ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्लांट के लिए। तो प्लांट में जो एलिमेंट मोबाइल, हाई मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल, लेस मोबाइल, इमोबाइल थे, उनके एलिमेंट के नाम आपको दिख गए होंगे। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट सॉइल में भी इसी प्रकार से अपना मूवमेंट दिखाते हैं। कहीं पे कोई कोई एलिमेंट है हाई मोबाइल है सॉइल में, कोई इमोबाइल है, कोई लेस मोबाइल है, तो वो टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास नोट्स है या फिर बुक है वहाँ से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, ओल्डर ऑन लोअर लीव्स। ये तो अभी हमने पढ़ा जो हाई मोबाइल होते हैं। ठीक है। हाई मोबाइल इन प्लांट कौन कौन से एलिमेंट थे, एन, पी और के।
अगर ये रहेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर भाग जाएंगे, है कि नहीं, प्लांट में ऊपर भाग जाएंगे। ठीक है, वो नीचे दिखेंगे क्या, कभी नहीं दिखेंगे। तो क्या होगा, लोअर लोअर लिप्स पे ये हमेशा सिम्टम्स शो करेंगे, या फिर ओल्डर लिप्स से हमेशा सिम्टम्स शो करेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन में इन तीनों में से कोई दिखता है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बना लो आप लोग, यहाँ पे बना दे ऑप्शन। देखो ए आपका क्या मान लो, क्लोरीन मान देते हैं, बी में आपका सल्फर, सी में आपका आयरन, और डी में आपका, और पी के मान लो, पी मान लो, ई में आपका के मान लो, और एफ में आपका बोथ डी एंड ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आंसर ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद से ऐड किया भाई, ये आ चुका है क्वेश्चन, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी पे आधारित है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सिंपल वही क्वेश्चन है जो हमने बात किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ ये चीज़ें देखो समझो, हमारे पास हमने अभी क्या बात करा, 21 फंक्शनल है, 17 जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में प्लांट के। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ों से कैटेगराइज किया गया है, को बताते हैं। देखो ये आपका माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो दोनों में फ़र्क समझो। ये जो है प्लांट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, माइक्रो मतलब कि बहुत ही छोटा, माइक्रो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला। ठीक है, लगभग 50 ppm से ज़्यादा अगर अवेलेबल दे रहा है तो माइक्रो में आएगा। अगर लेस देन 50 ppm तो ये आपका माइक्रो में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि माइक्रो नहीं है तो माइक्रो में आएगा। तो माइक्रो में कौन कौन से हैं, माइक्रो को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी, ये है माइक्रो की बात हो रही है, माइक्रो मत समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन से हैं भैया, प्राइमरी में कौन कौन से हैं, CHONP, ये आपके प्राइमरी में आ गए, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी में CAMGS, ये आपके आ गए किसमें, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये किसमें हो रही है, माइक्रो की बात हो रही है। ठीक है, माइक्रो में CHONPK, ये आपका प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट, और सेकेंडरी में आपका CAMGS। अब क्या पूछे, नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, माइक्रो का नाम बता दें आपको, अगर इसमें ही आपको याद होगा तो बता लेंगे आप इजीली। देखो कौन सा है, ZN दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। MN दिख रहा है, नहीं है। FE दिख रहा है, नहीं है। CU दिख रहा है, नहीं है भाई। NN ही तो है, नाइट्रोजन ही तो है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में है। अगर क्वेश्चन और डिफिकल्ट बनाना होता तो कैसे बनाता एग्जामिनर, कि पूछता कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, और ये भी ऑप्शन देता, तब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा भाई प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो जिनके पास अभी नोट्स वगैरह है, आपके पास अपना नोट्स वगैरह बनाया है आपने, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो टॉपिक है, जो अलग अलग माइक्रो में है माइक्रो में है, तो उनको थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन वहाँ से घुमाता है, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, लेकिन थोड़ा अगर घुमाता है, लैंग्वेज वगैरह घुमाएगा, तो आप पकड़ पाएँ। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना एग्जाम में। आगे देखते हैं, तो आगे कुछ क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट के फंक्शन के ऊपर है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है। और अगला क्वेश्चन किस पे है कि कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि प्रोटीन एंड क्लोरोफिल का कंपोनेंट है और एमिनो एसिड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसका। अब देखो दोनों क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब सारे न्यूट्रिएंट का, जो मेन मेन न्यूट्रिएंट है उनका आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये सुंडा के बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और हमने बहुत अच्छा टेबल बना के दे दिया है। जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के नाम है, डिसऑर्डर है, और डिफिशियंसी सिम्टम्स है, और उनके फंक्शंस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में बोला जा रहा है, क्या फंक्शन है, एसेंशियल फॉर अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड RNA DNA एंड क्लोरोफिल के कंपोनेंट ये माना जाता है नाइट्रोजन। प्रमोट डार्क ग्रीन कलर, वेजिटेशन ग्रोथ एंड डिले फ्रूट राइपनिंग। तो ये कुछ इसके मेन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि भैया प्रोटीन और क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा है, आपका नाइट्रोजन है, जो कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये नंबर नहीं डाला मैंने, तो आंसर ये होगा नाइट्रोजन इसके लिए। और इसके लिए बताइए विच न्यूट्रिएंट हेल्प क्लोरोफिल फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन की बात हो रही है,
तो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन आएगा आपको, क्योंकि आपने सुना होगा कि आयरन और मैग्नीशियम दोनों हेल्प करते हैं क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप डी के दास जी की बुक पढ़ेंगे तो दोनों में दिया हुआ है कि आयरन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो मेन कंपोनेंट क्या है, सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, वो न्यूट्रिएंट आपका आयरन है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप भूल गए कि भाई अलग अलग न्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या हैं, ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन देख के आंसर मार्क कर सकते थे। जैसे कि पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन क्यों होता है प्लांट में, अगर आप ये जानते होंगे कि भाई ये पिगमेंट है, प्लांट के पत्तों पे होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिसके थ्रू प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, ठीक है, जिसके थ्रू पत्ते हरे भरे दिखते हैं। अब पत्ते हरे भरे कब दिखेंगे, जब वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होगा यानी कि वही हेल्प करेगा इसको क्लोरोफिल फॉर्मेशन में। हमने अभी पीछे क्या देखा, इतना तो ज्ञान है आपको कि भाई क्लोरोसिस क्यों फॉर्म होता है, नए पत्तों पे क्लोरोसिस हमने देखा कि आयरन की कमी की वजह से होता है ना। तो आयरन की कमी हुई तो वहाँ पे पत्तों में पीलापन आएगा ही आएगा, और क्लोरोफिल फॉर्म हो रहा है तो मतलब कि पत्तों को हमको हरा रखना, हरा भरा रखना है। तो इससे तो आप एलिमिनेट करके आप दो दो तीन आंसर, दो ऑप्शन तो ऐसे ही आप खत्म कर सकते थे, और उसके बाद आप लगा सकते थे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन दोनों समझ गए कि कंपोनेंट कौन सा है भैया, प्रोटीन क्लोरोफिल का, और अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन हेल्प करता है, और न्यूट्रिएंट जो है क्लोरोफिल में फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो आपका आयरन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एल्केलाइन सॉइल जो है कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल हैं काफ़ी बुरी तरीके से प्रभाव डाले हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे उतनी जो पैदावार वगैरह है वो उतनी अच्छी देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गंदे ऐसे सॉइल हैं जिनका पीएच जो है थोड़ा सा ही बढ़ गया। आपको पता होगा पीएच स्केल अगर थोड़ा सा भी डिफर हुआ तो हमारे सॉइल, हमारे जो प्लांट हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मेन सूटेबल जो पीएच माना जा रहा है 6.5 से 7.5 के बीच में, अगर इसके बीच में क्रॉप अगर आप ग्रो करते हैं तो ये वेजिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा पीएच माना जा रहा है, ठीक है। अब इसमें वेरी कर रहा है भाई कौन से क्रॉप के लिए कितना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप हैं उस रीजन के लिए जहाँ पे वो ग्रो किया जाता है, नहीं तो आपका वीड्स वगैरह ही ग्रो करते हैं यहाँ पे अधिकतर, ठीक है। हर एक प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, वैसे इधर भी। तो 7 के 7.5 के ऊपर आ जा रहे हैं। 7 आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, उसके ऊपर आपका एसिडिक, सॉरी इधर है बेसिक, इधर का बेसिक है, और इधर आ रहे हैं तो आपका एसिडिक, ठीक है, एसिडिक सॉइल। और एल्केलाइन सॉइल हमारा किस में लाई करता है, इस वाले रीजन में, ये आपका एल्केलाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडिक सॉइल, सोडिक या फिर ब्लैक, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और इसका पीएच जो होता है वो 8.5 से ज़्यादा होता है। ये होता है मेन कुछ की पॉइंट एल्केलाइन सॉइल के बारे में। इसको सोडिक सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। अगर ये एल्केलाइन है तो इसको और भी क्या बोल सकते हैं, नॉन सेलाइन सॉइल। तो इसके नाम है ये सारे जिसको हम पहचानते हैं। तो इसका पीएच क्या है, 8.5 से ज़्यादा है, और जो कि इस रेंज में आने वाला है हमारा। और जितने भी सेलाइन सॉइल है, जो हमारी सेलाइन सॉइल है, ठीक है, वो अ, जिनका पीएच 8.5 से कम होगा, जो कि इस तरफ आपका लाई करेंगे, तो ये आपके साल्ट इफेक्टेड सॉइल में आते हैं, जो कि हर एक प्लांट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि एल्केलाइन सॉइल की मात्रा कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी करेक्ट आंसर है। अब किसी भी सॉइल में एल्केलिनिटी बढ़ने का क्या मतलब है, कि वहाँ पे सोडियम परसेंटेज की मात्रा यानी कि साल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारा जो सरफेस है सॉइल का, जहाँ पे पानी वगैरह की कमी है, मान लो आपके यहाँ पे बारिश हो रही है लगभग 500 से 900 mm की, तो यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, जो भी बारिश हो रही है वो इवापोरेट बहुत जल्दी हो जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सोडियम आयन होता है ज़मीन के अंदर, वो आके सॉइल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पे सरफेस पे जमा हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका सेलाइन सॉइल में भी जब बारिश वगैरह हुई सॉइल सरफेस पे, वहाँ पे पानी जमा हुआ, और पानी को बहने का इरिगेशन की सिस्टम उतनी अच्छी नहीं, ड्रेनेज वगैरह अच्छा नहीं है, जो भी पानी था वहाँ से इवापोरेट हो गया बाद में, ठीक है, जो पानी गिरा था। अब देखो यहाँ पे जो सॉइल आपको दिखेगी सफ़ेद सफ़ेद करके जमा हो जाती है, पूरा सॉल्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल के सरफेस पे, और ये आपको इसे हमने रेह रेह के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो बहुत
पहले 2001 में, 2002 में, 2003 में, तो पहले वो साबुन वगैरह उतना प्रचलन नहीं था, तो इसी से लोग क्या करते थे, जो अपने कपड़े होते थे, धोबी वगैरह, इसी से साफ करते थे। ये साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो जितने भी गंदगी वगैरह रहती है उसको धोने में काम आती है। तो रेह का इस्तेमाल करके कपड़े वगैरह साफ होते थे। तो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप समझ रहे होंगे। तो सेलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, कैसे वो फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में समझ गए। यहाँ पे हमने एक चार्ट भी डाल दिया है कि भाई जो रेंज है हमारा पीएच का अलग अलग सॉइल के लिए, उसके बारे में, ठीक है। तो स्लाइटली एसिडिक और नेचुरल आइडियल कंडीशन मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये आपका रेंज दिया गया है 5.5 से और 7 तक, ठीक है। उसके बाद ये रेंज रख रहे हैं एसिडिक सॉइल के लिए, जहाँ पे पीएच काफ़ी लो हो रहा है। तो न्यूट्रल के बाद जो भी आपका रेंजेस हैं वो एल्कलाइन सॉइल में आएंगे, यहाँ की बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ से आइडिया लग गया आपको रेंजेस के बारे में पीएच के। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आगे बता दूंगा, तीनों का कंपेरिजन दिखा दूंगा आपका, एल्केलाइन, सेलाइन और एसिडिक सॉइल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आइडिया देने के लिए बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। विच सॉइल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन के रीजन में कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? सिल्ट लोम, सिल्ट लोम सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्ले लोम सॉइल, लेटराइट सॉइल, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक एक लेयर अंदर लेके गया है एग्जामिनर, किस तरीके से समझो। इतना तो सबको पता है कि गैंगेटिक प्लेन हमारी जो है मैक्सिमम एलुवियल एलुवियल सॉइल, जितने भी गंगा की नदी है, जहाँ जहाँ से वो बहती है उसके आसपास पूरा का पूरा एरिया जो है एलुवियल सॉइल से भरा होता है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, जिसको हम दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, खादर और भांगर। खादर यानी कि नई सॉइल, भांगर यानी कि ओल्ड सॉइल। अगर ऑप्शन में एलुवियल सॉइल होता तो आप इजीली आंसर मार्क कर देते, है कि नहीं। मैक्सिमम लोग आंसर मार्क करके आते, लेकिन यहाँ पे एक लेयर और डिप गया है एग्जामिनर कि एलुवियल सॉइल को ये भी पता होना चाहिए भाई कौन सा फॉर्म होता है। तो एलुवियल सॉइल को हम लोग क्ले लोम, क्ले लोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये आपको पता होना होगा तो आप इजीली आंसर मार्क करके आ गए होंगे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्ले लोमी सॉइल, जो कि एलुवियल सॉइल का ही एक फॉर्म है। हाईली कहाँ पाया था? गैंगेटिक प्लेन या फिर हिली रीजन में, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो कुछ कैटेगरी हमने डिवाइड कर दिए। अब इसको एक बार देख लेना, एरिड एंड सेमी एरिड में कौन कौन से रीजन आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। ये स्टेट यहाँ से याद कर लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैप डाल दिया है, उस मैप के थ्रू आप उस सॉइल का आइडिया लगा सकते हैं। पहले ये देख लो, एरिड एंड सेमी एरिड में आपके गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी आ जाते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अगर रीजन भी कहीं पूछ लेता है, सॉइल का नाम देके रीजन पूछ लेगा, तो आप आसानी से आंसर मार्क कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो रीजन एक बार अच्छे से देख लो कौन सा स्टेट आ रहा है और उस स्टेट में कौन सी सॉइल आ रही है। तो सॉइल वाला मैप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है। मे बी क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से सॉइल मैंने ऐड किए, मैंने 4 ही ऐड किए हैं। तो एलुवियल सॉइल मैक्सिमम आपको नॉर्थ में देखने को मिल रही है इस एरियाज में, और कुछ कोस्टल एरियाज में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 50 मिलियन हेक्टेयर की जगह ये ले रहे हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल हमने बात की है कि खादर और भांगा दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जो नए एलुवियल सॉइल होते हैं, नए पानी के थ्रू बह के आते हैं, ऊपरी लेयर में पड़ जाते हैं, वो आपका न्यू न्यू एलुवियल। जो भांगर है आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी आपके गंगा रिवर का प्रवाह हुआ है उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं, तो गंगा नदी जो है अपने साथ बहुत ही फर्टाइल मिट्टी लेके आती है, और प्रवाह के साथ आती है। जब पानी लेयर कम हो जाता है तो आसपास के जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही फर्टाइल मिट्टी छोड़ के चली जाती है। तो ये मेन कारण है कि ये यूपी वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है। लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर के एरियाज में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्टेट देखना है तो आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार भी इसमें डाल लो, मेघालय, आसाम, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरियाज, उड़ीसा के भी कोस्टल एरियाज, तमिलनाडु में भी। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी कुछ कोस्टल एरियाज में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो ये कुछ रीजन हैं जो कि एलुवियल सॉइल के हैं। उसके बाद रेड सॉइल, इस एरिया को देखो, ठीक है। रेड में आपके लोमी और सैंडी दोनों पाए जाते हैं। लोमी ज़्यादातर लोमी एरियाज कवर है पेनिसुलर जोन में। जैसे आप स्टेट की बात करें तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, दमन एंड दीव और आपका आंध्र प्रदेश। कुछ स्टेट में आपके रेड सॉइल फैले हुए हैं। कुछ कम मात्रा में आपका महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, और एमपी में कुछ रीजन में थोड़ा थोड़ा आपके घुसे पड़े हैं, ठीक है। नॉर्थ रीजन में बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर और झांसी में कुछ आपको
थोड़ा बहुत रेड सॉइल देखने को मिलेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ सॉइल ये आपके दिख रहे होंगे, रेड सॉइल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कम मात्रा में है। मैक्सिमम पूछे तो भैया आपका पेनिनसुलर जोन, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, दमन दीव और आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम मात्रा में आपके रेड सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये देख लो, राजस्थान वाला पूरा डेजर्ट से भरा हुआ डेजर्ट सॉइल, तो मेन वहीं पे है आपका राजस्थान वाला रीजन। ठीक है, साउथर्न पार्ट में भी पाया जाता है, हरियाणा के और पंजाब में भी, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। 29 मिलियन हेक्टेयर एरियाज कवर है डेजर्ट सॉइल से। ठीक है, इसका पीएच ध्यान में रख लो, 8.0 से 8.8 के बीच में रहता है डेजर्ट सॉइल का। उसके बाद आपका फोर्थ सॉइल जो है आपका ब्लैक सॉइल, मेन पार्ट आपका कवर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। उसके साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ एरियाज में फैले हुए हैं ब्लैक सॉइल के। ठीक है, अगर फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाया जाता है, आपके मोस्टली जो हिली रीजन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये वाले जो हिली रीजन्स हैं, यहाँ पे भी आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सारे आपके फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल पाए जाते हैं। अगर रीजन के बारे में पूछा तो आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जहाँ भी आपको मार्किंग दिखे लेटराइट सॉइल की, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको मिलता है। बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तो यहाँ पे फैला हुआ, यहाँ पे फैला हुआ, तो बीच बीच में कहीं कहीं भी आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, लेटराइट सॉइल का पीएच वगैरह क्या है, उसके बारे में आपको याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आ सकता है इजीली। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए। क्ले लोमी सॉइल, एलुवियल, गेंगेटिक प्लेन में मैक्सिमम पाया जाता है। इसी तरीके से हर एक सॉइल का मेन पार्ट याद रखना, उसका फॉर्म याद रखना और आंसर मार्क करके आप आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये ग्राफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं है, आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। अभी हमने देखा पीएच पता है हमें, अगर हमारा पीएच 7 है न्यूट्रल, उसके नीचे रहा तो पूरा एसिडिक। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, लेस देन 7.5, ये कि यही दिख रहा है क्या, 6.5, ये भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम याद रखो कि अगर लेस देन 7 रहा पीएच आपका, तो आपका एसिडिक सॉइल में आएगा। बस आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बस ये याद रखो। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक ग्राफ है, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं आप। अभी हमने बात किया जो मेजर क्रॉप ग्रो करने के रीज़न है यही है। तो कुछ क्रॉप हैं जैसे कि राइस को लगभग ऑप्टिमम पीएच 5 से 6.5 चाहिए, मिलेट्स है तो सही है, वो भी 5 से 6.5 पे ग्रो हो जाएगा, ओट्स है तो 5 से 7.5 चल जाएगा। मेज, सोरगम, वीट, बार्ले की बात करते हैं तो 6 से 7.5 पीएच उसको चाहिए ऑप्टिमम। तो मेजर क्रॉप इसी के बीच में है। ठीक है, 5 और 7.5 के बीच में ही मेजर जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, ऑयल सीड हो गया आपका, सीरियल्स, पल्सेज वगैरह हो गए, तो इसी पे ग्रो होते हैं। अगर जहाँ पीएच लेस देन 4.5 हुआ, ठीक है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी कुछ आयन की, जहाँ पे सॉइल जो है एसिडिक हो जाएगा और बहुत सारे प्लांट वहाँ पे मर जाएंगे, वहाँ पे साल्ट का एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाएगा, उतनी अच्छी की न्यूट्रिएंट नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारा मेन जो रेंज रहता है साढ़े क्रॉप ग्रोइंग का 5 से 7.5 के बीच में हम रखते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे चले गए तो एल्कलाइन सॉइल, जहाँ पे बेसिसिटी बढ़ रही है, क्षारीयता बढ़ रही है, पीएच वहाँ पे बढ़ रहा है, कुछ आयन की डिफिशियंसी आपको देखने में मिलेगी, इसलिए वहाँ पे क्रॉप भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, ये चार्ट एक बार ध्यान से देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उसी एरिया से ऐड किए हैं, मैंने धुल धुल के निकाले हैं कि भाई आपको पता लगे कि ये जो पार्ट है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है। ऐसे यहाँ पे पूछ रहे हैं एल्कली सॉइल का पीएच आपको बताना है। तो एल्कली सॉइल जो है हमारे पास, जहाँ पे साल्ट का एक्यूमुलेशन बढ़ गया है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे पीएच भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो रेंज रखी गई है इसके लिए 8.5 से ज़्यादा पीएच की रेंज रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन में डाल दिया है, देख लो सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में एक बार देख लो, कुछ डाटा मैंने ऐड किया हुआ है। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। किस तरीके से, 4 चीज़ें इसमें से निकाल देगा। ठीक है, 4 जगह निकाल के रख देगा ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन में, उसके बाद ऑप्शन रखेगा 5 ऑप्शन। अब उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, अगर आपको नहीं पता होगा अलग अलग डिफरेंस उनके बारे में। सॉल्युबल सॉल्ट का कंसनट्रेशन सेलाइन सॉल्ट में बात करते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 1%। और यही बात करते हैं अगर हम एल्कलाइन सॉइल में, तो लेस देन 1% होता है। ठीक है, पीएच हमने देख लिया क्या होता है पीएच भैया, आपका 8.5 से कम होता है एल्कलाइन सॉइल में जो कि बेसिक है,
यहाँ पे pH बढ़ेगा, 8.5 से ज़्यादा है। ESP क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जो कि 15% से कम होता है, लेस देन 15%। यहीं पे एल्केलाइन सॉइल में ESP जो कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जाता है, 15% ज़्यादा हो जाता है। AC की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है मिली मोल पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 4 से ज़्यादा होता है। AC की बात करते हैं तो 4 से कम होता है। यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर याद रखो, ठीक है। वाइट एल्कली सॉइल बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने देखा था जब ये एक्यूमुलेट होकर सरफेस पे जमा हो जाते हैं तो वो सफ़ेद कलर की पट्टी आपको दिखती है पूरे सफ़ेद सरफेस पे। तो पूरे दूर से भी देखते हैं तो चमकती हुई दिखाई देती है, सिल्वर सिल्वर जैसी। तो इसको रे भी बोलते हैं हम लोग, वाइट एल्कली। और इसको एल्कलाइन सॉइल को ब्लैक सॉइल, सोडिक सॉइल और नॉन सेलाइन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सॉइल में एरेशन जो होता है नॉर्मल होता है, क्योंकि इसके सॉइल में फ्लॉकुलेशन पाया जाता है। जो हमारे क्ले के पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो मिलके एग्रीगेट्स बना लेते हैं, बड़े बड़े ढेले के फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ पे एरेशन जो कि हवा वगैरह अच्छे से पहुँच पाती है, ठीक है, समझ गए। सातवां पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस ऑलवेज फाउंड, इसमें मिलते ही हैं सैलाइन सॉइल में। और इसकी बात करते हैं अल्कलाइन सॉइल में तो वेरी लेस अमाउंट, यानी बहुत बार तो प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की बात करते हैं, ठीक है। कैन बी रिक्लेम्ड बाय मैकेनिकल मेथड, तो इसको हम मैकेनिकल मेथड के द्वारा रिक्लेम कर सकते हैं। इसको हम लोग वहाँ से हटा सकते हैं, अपने सॉइल को पुराने जैसा बना सकते हैं। जैसे कि फ्लडिंग कर दो, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लडिंग कर दो, ठीक है, लीचिंग करवा दो, वहाँ पे सारे जो ऊपर के लेयर होते हैं वो हटा दो, आपका काम हो जाएगा। फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल करके भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने नेचुरल सॉइल में। स्क्रैपिंग करा दो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, फ्लडिंग, लीचिंग, यूज़ ऑफ FIM, स्क्रैपिंग, ये सारे मेथड करके आप यहाँ से इसको रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम करने का सबसे बढ़िया मेथड हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम जगह पे आपको जिप्सम ही देखने को मिलता है, वाइडली यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि सेलाइन और एल्कलाइन में क्या क्या डिफरेंस है। एक बार इत्मीनान से बैठ के एक बार देख लेना। अब इन्हीं के बीच में एक और सॉइल पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं सेलाइन एल्कली सॉइल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें से उठा लो, कुछ चीज़ें इसमें से उठा लो। तो EC और ESP इसका उठा लो और pH इसका उठा लो, काम हो जाएगा आपका। जैसे कि EC उठा लिए किसका? एल्कली का। EC कितना होता है? ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 4। ESP ग्रेटर देन 15%। और pH की बात करते हैं तो जो सलाइन सॉइल का pH होता है ग्रेटर और इक्वल टू रखना है इसमें, ठीक है, 8.5। जनरली 8.5 के शुरुआत होती है, ठीक है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा 8.5 से 10 के बीच में आप ले सकते हैं। तो ये रेंज रखना है सेलाइन एल्कली सॉइल का pH का, ठीक है। और एक और यहाँ पे सॉइल है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दो। एसिडिक सॉइल, इसका pH भैया लेस देन आपका 7, क्योंकि एसिडिक जैसे ही जाएगा pH ऐसा घटेगा। मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज, कुछ आपके सम ह्यूमिड और सम ह्यूमिड एरियाज हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा। आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और केरला के कुछ रीजन है, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है? हाई रेनफॉल और यूज़ ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र। तो ये मेन रीज़न है एसिडिक सॉइल फार्म होने का। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या तो आपने एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से आपकी सॉइल एसिडिक हो जाएगी। रिक्लेम कैसे करना है, इसको हटाना कैसे है, इसको मिटाना कैसे है, इसको परिवर्तित कैसे करना है? यूज़ ऑफ लाइम, तो लाइम का इस्तेमाल करिए, या फिर कुछ उसके सुटेबल वाले क्रॉप, राइस ग्रो करिए, या फिर टी लगाइए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि एसिडिक सॉइल से आप निजात पा सकते हैं। और हमने बात कर लिया सेलाइन सॉइल के बारे में, अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सेलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल के बारे में, ठीक है। क्या इसका pH हो जाएगा? एल्कली सॉइल का pH क्या है? ग्रेटर देन 8.5। आंसर नंबर डी करेक्ट है इसका, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो है नहीं, हमने और भी क्वेश्चन पिछले करा दिए। तो क्या पूछ रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टार्ट हो रहा है, और फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी का जो हमने कराया अभी उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक किस पे? प्लांट न्यूट्रिएंट के टॉपिक पे हमने सेक्शनल मॉक अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल दिए, उसको अटेम्प्ट कर लेना। और आपके पास पैडान के नोट्स नहीं हैं तो वो डाउनलोड करके अच्छे से सारे टेबल्स वगैरह जो मैंने दिए हैं वो याद कर लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।